आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। अब देखो, जो फॉरेस्ट है उनमें कौन कौन से प्लांट मिलते हैं। उनमें मिलते हैं ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नेक्स्ट है कि हम फॉरेस्ट में ट्रीज लगाने तो जाते नहीं है स्पेशल, लेकिन फिर भी वहां पर ट्रीज ग्रो कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ट्रीज के ऊपर बहुत सारे सीड्स लगते हैं। ठीक है, वो सीड्स जब फॉरेस्ट फ्लोर पर गिर जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट की जो सॉइल है उस पर गिर जाते हैं, तो सॉइल से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, जो फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी फेवरेबल होती हैं और जो सॉइल की न्यूट्रिटिव कंडीशंस होती हैं वो भी फेवरेबल होती हैं, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट कर जाता है और वो ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राउन ऑफ द ट्री। ट्री का क्राउन क्या होता है? देखो, स्टेम के ऊपर की तरफ जो ब्रंची पार्ट होता है ट्री का, उस पार्ट को बोलते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है कैनोपी। देखो, जितने भी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेस को जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाके एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, ये एक ट्री है और ये ट्री की ब्रांचेस है और ये ऊपर की तरफ जाकर ये रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, जो ये रूफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही बोलते हैं कैनोपी। नेक्स्ट है अंडर स्टोरीज। देखो, फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे जाइंट टॉल ट्रीज, श्रब्स, टॉल ग्रासेस, हर्ब्स। इन सभी के क्राउन्स का साइज अलग होता है। ठीक है, और क्राउन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से जब इन सभी प्लांट्स के क्राउन को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो फॉरेस्ट में एक हॉरिजॉन्टल लेयर बना रहे हैं। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लेयर को ही बोलते हैं अंडर स्टोरीज। जैसे जो जाइंट टॉल ट्रीज हैं उनका क्राउन बहुत बड़ा होता है, उनसे छोटा क्राउन होता है श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस का, फिर उनसे भी छोटा क्राउन होता है हर्ब्स का। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनती हुई दिखाई देती है फॉरेस्ट में और इस हॉरिजॉन्टल लेयर को बोलते हैं अंडर स्टोरीज। नेक्स्ट है कि एक प्लेस पे जो फॉरेस्ट है उसके प्लांट्स एंड एनिमल्स दूसरे प्लेस के फॉरेस्ट के प्लांट एंड एनिमल से डिफरेंट होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि अर्थ के जितने भी फॉरेस्ट हैं वो एक ही प्लेस पे हैं। सारे फॉरेस्ट अलग अलग प्लेसेस पे हैं और अलग अलग प्लेसेस की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहां के प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। देखो, जो प्रोड्यूसर्स हैं, या प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, ये अपना फूड खुद बनाती है। अब ग्रास को खाते हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं फ्रॉग को स्नेक को ईगल। अब इस तरह की जो ये चेन बन रही है इसे बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, अब देखो, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। सभी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अगर फॉरेस्ट में एक भी फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो बाकी सारी सभी फूड चेन भी अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? देखो, जब डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स का सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है तब इनके डिकम्पोजिशन से एक ऑर्गेनिक मैटर बनता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को बोलते हैं ह्यूमस। अब देखो, ये जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स है इनका डिकम्पोजिशन करता कौन है? इनका डिकम्पोजिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब इनको भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो ये डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स को एज ए फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ये फंजाई एंड बैक्टीरिया है ये इन डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स को एक डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस डार्क कलर के सब्सटेंस को ही बोलते हैं ह्यूमस। और इस ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को ही प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं? देखो, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस ऑक्सीजन को एनिमल्स एंड ह्यूमंस अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये प्लांट है, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये प्लांट
एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। अब प्लांट ने जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज की है, इस ऑक्सीजन को एनिमल्स एंड ह्यूमंस अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। अब देखो, जब ह्यूमंस एंड एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पर ये ऑक्सीजन तो लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब जो ये एनिमल्स एंड ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है एटमॉस्फेयर में, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर प्लांट यूज कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से प्लांट हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखने में। इसी वजह से फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट है, देखो जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जो ये वाटर वेपर हैं इनसे ही क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और बाद में बारिश हो जाती है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो बारिश करने में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और फॉरेस्ट से ही उन्हें फूड, वाटर एंड मेडिसिन मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट हैं वो हेल्प करते हैं हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाए रखने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह वर्क करते हैं। देखो, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी कहाँ जाता है? सॉइल पे ही जाता है फॉरेस्ट में। अब सॉइल में क्या है? प्लांट्स की रूट है, रूट्स ने सॉइल को बाइंड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो रेन वाटर है वो भी बाइंड रहता है। ठीक है, अब वो वाटर है वो धीरे धीरे सॉइल से अर्थ की सरफेस के अंदर चला जाएगा और जो हमारी अर्थ के अंदर का वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, फॉरेस्ट हेल्प करते हैं फ्लड को कंट्रोल करने में। सिक्स्थ पॉइंट है कि जो ट्रीज की रूट है वो सॉइल को आपस में बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। सेवंथ पॉइंट है कि बहुत सारे एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। देखो, जब फॉरेस्ट लैंड को पर्पसफुली क्लियर कर दिया जाता है, मतलब जब जंगलों से पेड़ों को काट दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखो, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे तो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो कि फूड एंड शेल्टर के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ट्रीज एंड प्लांट्स पे। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो जो एनिमल्स हैं उनको फूड भी नहीं मिलेगा और उनका शेल्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं होगा, तो एनिमल्स मर जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो ट्रीज की रूट भी नहीं होंगी और रूट नहीं होगी तो सॉइल को कोई बाइंड नहीं कर पाएगा और सॉइल को अगर रूट बाइंड नहीं कर पाएंगी तो जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। अगर वाटर को कोई होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? फ्लड आ जाएगा। तो इस तरह से अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फ्लड भी ज्यादा से ज्यादा आते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो वाटर साइकिल है, फूड चेन है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे।